हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं 2 वीडियो बनाया और दोनों वीडियो में आप लोग का लाइक कमेंट काफ़ी अच्छा मिला और आगे इसी तरह मैं प्रयास में रहूँगा कि आप लोग को वीडियो प्रतिदिन देता रहूँ। धन्यवाद। चलिए आइए चलते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इनकम टैक्स का जो हमारा चैप्टर था वो था इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में आज का जो टॉपिक है करदाता। क्या है? करदाता। इसको अंग्रेजी में एसएससी कहा जाता है, जिसका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 2(7) में कहा गया। करदाता का उल्लेख कहाँ किया गया है? आयकर अधिनियम की धारा 2(7) में कहा गया। प्रश्न है कि अब एक करदाता किसे कहा जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स का ये महत्वपूर्ण पार्ट है। जानना चाहिए कि करदाता क्या होता है। नाम ही है करदाता। क्या नाम है? करदाता। कर मतलब सरकार का एक प्रकार का शुल्क, और दाता माने देने वाला। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कर को चुकाता है, अर्थात कर चुकाता है, कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है, या आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अर्थदंड जुर्माना दिया जाता है या देने का उत्तरदायी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को करदाता कहा जाता है। या ऐसा व्यक्ति जिस पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों का कार्यवाही की जा चुकी है, अर्थात कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? करदाता कहा जाता है। इसको स्टेप बाय थोड़ा सा डिफाइन करके हम समझ रहे हैं। करदाता किसे कहा जाता है? जो कर चुकाने का उत्तरदायी होता है, ऐसे व्यक्ति को करदाता कहा जाता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो कर का भुगतान करता है, उसे भी करदाता कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिस पर कर से संबंधित अर्थदंड, ब्याज चुकाने का उत्तरदायी होता है, तो उसे भी करदाता कहा जाता है। या ये भी आइए, कैसा व्यक्ति जिस पर कर निर्धारण की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, तो इसे भी करदाता कहा जाता है। और भी है, कैसा व्यक्ति जिसे माना गया करदाता मान लिया गया। अब यहाँ प्रश्न ये भी है कि माना गया करदाता क्या होता है? माना गया करदाता का मतलब होता है कि वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में करदाता नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर कर का भार सौंप दिया जाता है। मतलब वो दूसरे के कर का भुगतान करता है या कर चुकाने का उत्तरदायी होता है। जैसे कोई मृतक व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति का कर का भुगतान करना है, तो मर गया, उसका कर का भुगतान कैसे होगा? तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा कर का किया गया भुगतान, इसे माना गया करदाता कहा जाएगा। या कोई एक ऐसा वयस्क व्यक्ति है, मतलब नाबालिग व्यक्ति है। नाबालिग व्यक्ति मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से कम उम्र के लिए पैन कार्ड तो बनेगा नहीं, वो कर कैसे चुकाएगा? तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा, या ऐसे समझिए कि उसका जो भी वारिस होगा, वह कर का भुगतान करेगा, खासतौर से माता पिता।
या ऐसा भी व्यक्ति जो विदेशों में रहता है तो विदेश से कर का भुगतान कैसे करेगा, तो ऐसे व्यक्ति अपना कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर सौंप देते हैं, जिन्हें माना गया करदाता कहा जाता है। 6 नंबर, चूक का करदाता। चूक का करदाता। चूक का करदाता का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसे चूक का करदाता मान लिया गया हो। चूक का करदाता का मतलब है कि वास्तव में वो कर का भार दूसरे के कर का भुगतान करता है, या ऐसे समझिए कि वो वास्तव में कर चुकाने का उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन भूलवश या किसी अन्य कारणवश उसे कर का भुगतान करना पड़ता है, जिसे चूक का करदाता कहा जाता है। तो इस तरह इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में आप एक स्टेप जाने कि आज का लेक्चर था करदाता क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इसको मिटा दे रहे हैं। वैसे आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में, शुद्ध हिंदी में, सामान्य बोलचाल की भाषा में उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं कि इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में व्यक्ति मतलब पर्सन किसे कहा जाता है। इसका उल्लेख अंडर सेक्शन 231 में कहा गया। मतलब आयकर अधिनियम की धारा 231 के अंतर्गत व्यक्ति का उल्लेख किया गया। अब यहाँ जानिए कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति किसे कहते हैं। अब ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि व्यक्ति क्या होता है। व्यक्ति नाम ही है, पर्सन, जैसे हम और आप। लेकिन इनकम टैक्स केवल हम और आपको व्यक्ति नहीं मानता। व्यक्ति होता क्या? व्यक्ति में सबसे पहले आता है एक व्यक्ति। एक व्यक्ति में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, कोई भी कंपनी का मतलब कोई भी टाटा, बिरला, रिलायंस, डालमिया, ETC बहुत सारी कंपनियां हैं। कोई भी कंपनी, चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, इसे भी व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि जिन संस्थाओं का नाम होता है, आखिर कंपनियों का, जिस तरह हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम होता होगा राम, जैसे एक व्यक्ति के अंतर्गत पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसमें नाम आता है राम, श्याम, मोहन, सीता, रीता, गीता वगैरह आता है। उसी तरह जितनी भी कंपनियां रहती हैं, उन कंपनियों का भी नाम रहता है। अभी बताएगी जैसे रिलायंस, बिरला, टाटा, विप्रो वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरह संस्था का मतलब है कि कोई भी संस्था, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, हर संस्थाओं का भी नाम होता है, चाहे छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो। ठीक इसी तरह फर्म मतलब साझेदारी फर्म, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है, तो इन फर्म का भी नाम होता है, जैसे ABC एंड कंपनी करके है। 5वें नंबर पे इसमें आएगा स्थानीय सत्ता। स्थानीय सत्ता में आपका आएगा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब स्थानीय सत्ता की श्रेणी में आते हैं। मतलब जितने भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब हैं, ये सब स्थानीय सत्ता है। स्थानीय सत्ता को भी एक व्यक्ति माना जाए, क्योंकि ये भी कर चुकाने के उत्तरदायी होते हैं। ठीक इसी तरह लास्ट चलते हैं, कोई व्यक्तियों का संघ या कोई समूह है, इसे भी व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया गया। एक और आइए, वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता का मतलब होता है कोई प्राधिकरण माने अथॉरिटी। जैसे मान लीजिए गोरखपुर में GDA है, नोएडा है DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे जितने भी प्राधिकरण हैं, ये सब वैधानिक सत्ता की श्रेणी में आते हैं। और वैधानिक सत्ता क्या होता है? एक व्यक्ति। तो इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आप 2 अभी स्टेप जाने, करदाता किसे कहते हैं और व्यक्ति किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का, सकल कुल आय। इसको अंग्रेजी में ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम, इसका उल्लेख अंडर सेक्शन 80B5 में कहा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनकम टैक्स की गणना हम इसी सकल कुल आय के आधार पर करते हैं, और इसके बाद कुल आय भी आएगा। सकल कुल आय किसे कहा जाता है? जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में यह माना गया है कि आय के केवल 5 स्रोत हैं, 5 साधन हैं। मतलब कि वैसे तो सामान्य तौर पर देखें कि एक व्यक्ति हजारों तरीके से पैसा कमा सकता है, धन कमा सकता है, अपनी आय का जरिया बना सकता है, लेकिन इनकम टैक्स इसको नहीं मानता। इनकम टैक्स मानता यह है कि आय के केवल 5 साधन हैं। वो आय के 5 साधन क्या है? सबसे पहला है वेतन से आय। जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इसमें स्टेप है मकान संपत्ति से आय, जिसे कहा जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है इसमें व्यवसाय व पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। और चौथा है पूंजी लाभ से आय, मतलब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और लास्ट 5वां है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अभी बताया कि इनकम टैक्स में आय के केवल 5 साधन अर्थात स्रोत हैं। व्यवहारिक जीवन में हजारों स्रोत हैं, लेकिन आयकर केवल यह मानता है कि हम केवल 5 तरीके से पैसा धन कमा सकते हैं। पहला है वेतन से आय, मतलब एक ऐसा व्यक्ति। हाँ, तो हम क्या जाने सकल कुल आय क्या होता है, आइए एक बार समझ लेते हैं। अभी जैसे बताया कि सकल कुल आय में इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, 5 शीर्षक होते हैं। मतलब व्यवहारिक जीवन में तो आय के हजारों स्रोत हैं, लेकिन आयकर यह मानता है कि आय के केवल 5 स्रोत हैं। पहला स्रोत वेतन से आय, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी करता है और सैलरी प्रति माह सैलरी पाता है, वेतन पाता है, तो उसकी इनकम वेतन से आय के शीर्षक में करिए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मकान को बनवा लेते हैं और उससे जो किराया मिलता है उसी से अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, तो उनकी आय मकान संपत्ति के आय शीर्षक में करिए। तीसरा है व्यवसाय पेशे से आय, मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों से इनकम नहीं कमाते हैं, तो वो छोटा या बड़ा कोई कारोबार कर लेते हैं, उससे जो आय प्राप्त होती है व्यवसाय पेशे में करिए। कुछ ऐसे भी होते हैं व्यक्ति कि जो उपयुक्त ये तीनों इनकम उन्हें नहीं प्राप्त होता, तो पूंजी लाभ से आय में करियोग होती है। पूंजी लाभ में क्या होता है, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करना, जैसे ज़मीनों का क्रय विक्रय करना, किसी भवन का क्रय विक्रय करना, जैसे रियल इस्टेट, या सोना चांदी आभूषणों का क्रय विक्रय करना, उससे जो इनकम प्राप्त होती है वो पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होती है। और अंत में जो बचता है अन्य साधनों से आय,
तो उपयुक्त जो चारों आय के शीर्षक हैं, इन चारों आय के शीर्षकों को छोड़कर एक व्यक्ति जितने भी तरीके से पैसा कमा सकता है, धन कमा सकता है, आय अर्जित कर सकता है, वो सारी आय अन्य साधनों से आय में करयुक्त होती है। जैसे बीमा कमीशन है, लाभांश है, प्रतिभूतियों पर ब्याज है, या अन्य किसी भी प्रकार का ब्याज या लाभांश हो गया है, ये सब अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। अब ये भी चीज़ जानना है कि एक व्यक्ति के लिए जो करदाता है, आय के पांचों भी साधन हो सकते हैं, मतलब पांचों शीर्षक भी हो सकते हैं, यानी 5 तरीके भी हो सकते हैं। किसी के 1 तरीके होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, या पांचों भी हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी है एक ही स्रोत से आय कमाएगा। एक आदमी एक स्रोत से भी कमा सकता है, 2 स्रोत से भी कमा सकता है, 5 स्रोत से कमा सकता है, किसी भी तरीके से कमा सकता है। जिस स्रोत से कमाएगा, जिस उसी शीर्षक में आय उसकी कर योग्य हो। अब वह 5 तरीके से जितनी भी इनकम प्राप्त किया, वो सारी इनकम जब जोड़ दी जाएगी तो जो इनकम यहाँ प्राप्त होगी उसी को हम कहते हैं सकल कुल आय, अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, क्लियर। तो इस तरह सकल कुल आय आपका समाप्त हो गया। इसी के साथ यहीं पे जानेंगे कि कुल आय क्या होती है। आइए तत्काल जाने कुल आय। कुल आय, कुल आय में होता है कि सकल कुल आय है। अभी जैसे जाने कि सकल कुल आय क्या होता है। सकल कुल आय में जब आय के 5 शीर्षकों को जोड़ दिया जाता है तो सकल कुल आय कहलाती है। तो सकल कुल आय कहा जाता है। सकल कुल आय का उल्लेख अंडर सेक्शन 245 में कहा गया। मतलब आयकर अधिनियम की धारा 245 में कुल आय की गणना का उल्लेख किया गया। कुल आय क्या होता है, अर्थात टोटल इनकम क्या होता है। यहाँ मिटाए नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। कुल आय का मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है कि जब आय के 5 शीर्षकों को जोड़ दिया जाता है तो सकल कुल आय होता है। अब सकल कुल आय में से अंडर सेक्शन 80C से 80U तक का जो डिडक्शन घटा दिया जाता है, छूटे हैं, घटाने के बाद से जो इनकम हमारी बचती है यही हमारी क्या कहलाती है, टोटल इनकम कहलाती है। एकदम सिंपल है। सबसे पहले यदि हम जान गए कि सकल कुल आय की गणना कैसे की जाती है, तो सकल कुल आय में आय के 5 शीर्षकों को जोड़ दिया जाता है तो सकल कुल आय होता है। और जब सकल कुल आय में से जब धारा 80C से 80U तक की जितनी भी कटौतियां हैं, रिडक्शन हमारे हैं, वो घटा दिए जाते हैं, तो घटाने के बाद जो इनकम बचती है उसे टोटल इनकम कहा जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। और इसी तरह आप लोग देखते रहिए, पसंद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। थैंक्स।